नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज अपन लोग बात कर रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, जिनकी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज दूसरी क्लास की अपन लोग बात कर रहे हैं। पहली क्लास के अंदर अपन लोगों ने बात की थी कि राजस्थान विधानसभा है उसने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लेकर के आई, और कब लेकर के आए थे? 11 सितंबर 2009 को, जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर होने के बाद में यह प्रभाव में आया कब? 15 सितंबर 2009 के अंदर। और इनका जो प्रसार क्षेत्र है वो छावनी क्षेत्र को छोड़कर ये संपूर्ण राजस्थान के अंदर इसको लागू किया गया। दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, इनके 3 भागों में डिवाइड किया गया। 3 भाग थे उनके। पहला था चैप्टर, जिसको अपन अध्याय बोलते हैं। जो कितने थे? ये 17 अध्याय थे। और धारा, जिनको अपन सेक्शन बोलते हैं, 344 सेक्शन थे, और 6 इसमें अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स थे। यदि अपन लोग प्रत्येक अध्याय की बात करें तो प्रत्येक अध्याय के अंदर पहला आता है प्रारंभिक, जिसमें 1 से लेकर 2 तक की जो धाराएं हैं वो आती हैं। नगर पालिकाओं का जो गठन व शासन की बात की गई थी वो की गई थी आर्टिकल 3 से लेकर के 50 तक। और जो कार्य संचालन व वार्ड समिति है इनकी बात की गई थी दोस्तों 51 से लेके 66 तक आर्टिकल के अंदर। और नगर पालिका संपत्ति की बात करें तो संपत्ति जो चौथा अध्याय था उसके अंदर बात की गई आर्टिकल 67 से लेकर 75 तक। और जो 5वां अध्याय था वो नगर पालिका से संबंधित वित्त व निधि से संबंधित था। उसमें जो आर्टिकल 76 से लेकर 89 तक की बात की गई। 6ठा जो अध्याय है, चैप्टर है, उसमें बात की गई नगर पालिका का लेखा और जो संपरीक्षा थी उनके ऊपर बात की गई, जिसमें आर्टिकल 90 से लेकर 100 तक की बात की गई। अध्याय नंबर 7 था, उसके अंदर राजस्थान नगर पालिका का जो राजस्व है उस राजस्व की बात की, जो आर्टिकल 101 से लेकर 140 तक था। अध्याय 8 के अंदर नगर पालिका से संबंधित जो उधार है उन उधार की बात की गई, जो आर्टिकल 141 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। उसके बाद में जो अध्याय आता है वह है नगर पालिका की वाणिज्य और नीति भागीदारी और अनुबंध व अन्य अधिकरणों का जो समुदेशन था उनके ऊपर बात की गई, जो आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 155 तक था। बाद में अपन लोग बात करें तो अगला जो अध्याय था वो अध्याय नंबर 10 था कि राजस्थान नगर पालिका का जो आर्थिक और विकास की जो परियोजनाएं हैं वो उनको बात की गई थी आर्टिकल 156 से लेकर आर्टिकल 158 तक। 11वां अध्याय की बात करें तो 11वां अध्याय है वो नगर पालिका का जो नगर विकास है और जो नगर की योजनाएं हैं उन योजनाओं की बात की गई, जो आर्टिकल 159 से लेकर आर्टिकल 199 तक था। उसके बाद में आर्टिकल 12 आया। आर्टिकल 12 जो अध्याय 12 है, अध्याय 12 के अंदर अपन लोगों ने बात की थी कि नगर पालिका की जो शक्तियाँ और जो अपराध हैं उनकी बात की गई, जो आर्टिकल 200 से लेके 297 तक बात की गई। 13वां जो अध्याय है उसमें नगर पालिका का जो अभियोजन एवं वाद हैं उनके ऊपर बात की गई, जो आर्टिकल 198 से लेकर आर्टिकल 308 तक था। अध्याय नंबर जो 14 था उसमें नगर पालिका की शक्तियाँ और नियंत्रण था, जिसमें धारा थी 309 से लेकर 327 तक। अध्याय नंबर 15 जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी वृंद थे उनके ऊपर बात की गई, जो 328 से लेकर 336 तक के आर्टिकल में है। और अध्याय नंबर 16 है वो नगर पालिका के नियम विनियम और उपविधियों के ऊपर जो बात की गई वो की गई आर्टिकल 337 से लेकर आर्टिकल 341 तक। और जो लास्ट अध्याय था 17 नंबर का उसमें था प्रकीर्णन, जो प्रकीर्णन के अंदर आर्टिकल 342 से लेकर 344 तक की जो आर्टिकल है उन पर बात की गई। उसके बाद में आई थी राजस्थान की जो नगर पालिका की जो अनुसूचियाँ हैं उन अनुसूचियों के ऊपर। राजस्थान नगर पालिका की जो अनुसूची है वो कितनी थी? 6 अनुसूचियाँ थी, जिसमें पहली अनुसूची के अंदर धारा 108 का उपखंड लिया गया था, जिसमें नगर पालिका कर, उपकर और पथकर लागू करने की बात की गई थी। जिसमें यदि जिस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर यदि कोई निवासी है जो इनके विरोध में आक्षेप लाना चाहता है वो 1 महीने के अंदर इस पर आक्षेप ला सकता है या आक्षेप भेज सकता है। उसके बाद में आई थी अनुसूची नंबर 2, जिसमें धारा 117 की बात की गई। इसमें यह कहा गया कि जब नोटिस का जो नोटिस है जिसको अपन अंतरण कहते हैं उनको लिखित रूप में दिया हो तो उस समय का जो अंतरण के संबंध में जो नोटिस का प्रारूप तैयार किया गया वो कौन सी में किया गया था? धारा 117 के तहत अनुसूची 2 के अंदर। अनुसूची 3 ये कहती है कि जब नोटिस या अंतरण जो दिया जा रहा है वो अलिखित रूप से हो, जिनको लिखित रूप में ना हो उनका जो नोटिस का प्रारूप तैयार किया गया वो किया गया
अनुसूची 3 के अंदर, जिसमें धारा थी 117। चौथे नंबर की जो अनुसूची थी उसमें एक आई थी आर्टिकल 130 में, जिसमें मांग का नोटिस का प्रारूप तैयार किया गया। अनुसूची 5 के अंदर धारा 331 के उपधारा फर्स्ट के वारंट का प्रारूप तैयार किया गया। और अनुसूची 6 के अंदर धारा 133 की उपधारा 4 में तालिका और नोटिस का प्रारूप तैयार किया गया। इतनी बात अपन लोगों ने फर्स्ट क्लास के अंदर कर ली थी। आज अपन लोग जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अध्याय फर्स्ट की अपन लोग बात करेंगे, जिसमें अध्याय फर्स्ट के अंदर के पहला आता है प्रारंभिक जो अध्याय है। प्रारंभिक अध्याय में 2 सेक्शन लिए गए, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। तो सेक्शन 1 से लेकर के 2 तक जो धाराएं हैं वो प्रारंभिक जो अध्याय है फर्स्ट उसमें ली गई। तो सेक्शन फर्स्ट के अंदर नगर पालिका संक्षिप्त वर्णन किया गया, उनका प्रसार क्षेत्र की बात की गई और वो प्रारंभ कब की गई ये बात की गई। और जो सेक्शन सेकंड है इसमें कई परिभाषाएं हैं जिनकी अपन आगे बात करेंगे, अलग अलग परिभाषाएं हैं जिनको विस्तार से अपन लोग बात करेंगे। आगे बात करें तो आगे है कि धारा फर्स्ट है उसमें क्या है। तो धारा फर्स्ट के अंदर यदि संक्षिप्त की बात करें कि संक्षिप्त नाम क्या है, तो संक्षिप्त नाम था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। और प्रसार की बात करें तो प्रसार दोस्तों अभी आपको बताया था कि छावनी जो क्षेत्र है, छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के अंदर इनका प्रसार है। छावनी जो क्षेत्र है दोस्तों ये केंद्र के अधीन आता है, और केंद्र के अधीन भी किसके आता है, राष्ट्रपति के। ये राष्ट्रपति के अधीन आता है। अगली बात की गई वो की गई प्रारंभ। तो प्रारंभ की गई वह तिथि जो सरकार जब अनुसूचना की तिथि तय करी थी। उसके बाद में आती है दोस्तों धारा 2, जिनमें प्रमुख परिभाषाएं हैं जिनको अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों अध्याय सेकंड। अध्याय सेकंड या चैप्टर जिनको अपन कहते हैं चैप्टर सेकंड, इसमें नगर पालिकाओं के गठन और शासन की बात की गई कि राजस्थान नगर पालिका उनका गठन कौन करेगा और उनका शासन की बात की गई, जिसमें धारा है वह 3 से लेकर के 50 तक है। और अब इसमें बात करें अपन धारा 3 की कि धारा 3 क्या है। धारा 3 के अंदर सेक्शन 3 के अंदर यह कहा गया नगर पालिका की परिसमन अर्थात गठन की बात की गई। राजस्थान सरकार अपने गजट का प्रकाशन करके प्रकाशन के द्वारा कोई क्षेत्र जो नगर पालिका नहीं है उसे नगर पालिका बना सकती है। यानी कि दोस्तों जो कोई भी क्षेत्र है वो नगर पालिका नहीं है, लेकिन उनको यदि नगर पालिका घोषित करना है तो राज्य सरकार उसको नगर पालिका बना सकती है। कोई भी क्षेत्र जो नगर पालिका में जोड़ सकती है, तो जो राजस्थान विधानसभा है या राज्य सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र को जो पहले से जो नगरपालिका बनी हुई उस नगरपालिका में जोड़ सकती है। कोई भी क्षेत्र नगरपालिका में अपवर्जित अर्थात हटा सकती है। यदि कोई क्षेत्र नगरपालिका को हटाना चाहती है तो राज्य सरकार उस क्षेत्र को नगरपालिका से हटा सकती है। अगला जो 4 नंबर है वो है नगरपालिका की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात नगरपालिका की यदि सीमा में परिवर्तन करने का मतलब ये है कि या तो उनमें से कोई भाग है वो घटा सकती है या उनमें कुछ क्षेत्र जोड़ सकती है। तो नगरपालिका का जो सीमा है उनमें परिवर्तन कर सकती है कि इनमें कोई भी क्षेत्र है उनको जोड़ सकती है अर्थात घटा सकती है। ये काम कौन करेगी, राज्य सरकार। जब किसी भी क्षेत्र में नगरपालिका में बदलना तब उसके 6 माह में चुनाव करवाना आवश्यक है। यदि किसी भी क्षेत्र में नगरपालिका में परिवर्तन किया गया है यानी नई नगरपालिका बनाई गई है या उसी नगरपालिका के अंदर कोई परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया है, तो उसके 6 माह के अंदर अंदर वहाँ पर चुनाव करवाना आवश्यक है। ये कहा गया धारा 3 के अंदर। उसके बाद में आता है धारा 3 में ही स्पष्टीकरण। जब भी नगरपालिका की सीमा में परिवर्तन होगा तो उसका जिला कलेक्टर उसको अनुमोदित करेगा। तो जब भी किसी नगरपालिका में परिवर्तन होता है तो उसका अनुमोदित कौन करता है, उनका अनुमोदन करता है कलेक्टर या उनका अनुमोदित जो व्यक्ति है वो नगरपालिका का परिवर्तन का जो अनुमोदन है वो करेगा। यदि किसी अस्तित्वहीन नगरपालिका की संपत्ति का अधिकार प्रभाव या दायित्व पर है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों किसी भी नगरपालिका है जिनको हटा दिया गया है फिर भी
उस नगर पालिका से कोई संपत्ति आ रही है या उनके अधिकार कोई प्रभाव में है और दायित्व पर है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उनको जो संपत्ति आ रही है उस संपत्ति को कहाँ पे लगाना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों, जो संपत्ति आ रही है वो संपत्ति आय का आना, जिसे अपन कहते हैं आगम। तो किसी भी नगर पालिका को हटाने के बाद में भी यदि वहाँ पर आमदनी हो रही है, तो आमदनी हो रही है तो उन आमदनी को राज्य सरकार है वो राज्य सरकार के आदेश पर स्थानीय जनता को लाभ के लिए वो दे दी जाएगी। या फिर भंडार गृह, कारोबार का स्थान, विनिर्माण का स्थान हो तो राज्य सरकार उसको नई नगर पालिका में जोड़ देगी। यानी कि किसी नगर पालिका को समाप्त कर दिया गया है या उस क्षेत्र से नगर पालिका को हटा दिया गया है, तो उसका जो भंडार गृह है या कारोबार का स्थान है या विनिर्माण कर जिन पर निर्माण कार्य चालू हो रखा था या निर्माण कार्य चालू है, उसको राज्य सरकार क्या करेगी, कोई अन्य जो नई नगर पालिका है उस नगर पालिका को दे दी जाएगी। लेकिन कब दी जाएगी, ये राज्य सरकार की सूचना के बाद में नगर पालिका है वो नई नगर पालिका में जोड़ देगी। यदि दोस्तों किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ का जो सरपंच है वो सरपंच अध्यक्ष कहलाएगा, और जो उप सरपंच है वो उपाध्यक्ष कहलाएगा, और जो वार्ड पंच है वो पार्षद कहलाएगा। और जो वो पूर्णतः नगर पालिका में परिवर्तित हो गई है तो उनके बाद में वहाँ का जो भी सदस्य होगा वो वहाँ पे जो सदस्य होगा वो सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच ना होकर के सिर्फ कौन होगा, पार्षद होगा, जो नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत है। लेकिन दोस्तों जो पंचायत समिति है वो एक्ट कब आया था, वो एक्ट आया था पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर। तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम की बात करें कि जिसमें पंच, उप सरपंच और सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच की बात की तो वह की गई पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत। और जो नगर पालिका अधिनियम है वो आया था नगर पालिका अधिनियम 2009 में। दोस्तों आज ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास की बात अपन नेक्स्ट एक दिन छोड़ के एक दिन अपन लोग ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो बचा हुआ भाग है एक की जो भी धाराएं हैं इनकी सब की अपन लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। लेकिन दोस्तों क्लास समाप्त होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको अगला जो रिवीजन क्लास है वो आपको जल्दी मिलती रहेगी। धन्यवाद।